बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत और इसराइल ISI के आगे बेबस हो चुके हैं, या आप ऐसा कह लें कि भारत और इसराइल ने ISI के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ISI दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी है, और ये खुफिया एजेंसी नंबर 1 किस तरह बनी, आज हम एक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलते रहें। दोस्तों, जंगों के दौरान जासूसी हर मुल्क का एक अहम हथियार होता है। ये आज से नहीं बल्कि ज़माना कदीम से जंगी हिकमत अमली का तरीका कार चला आ रहा है कि दुश्मन के इरादों और तैयारी से किसी तरह से बर वक्त आगाही हासिल की जा सके। पहली और दूसरी आलमी जंगों में जासूसी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जदीद दौर में सैटेलाइट और जासूसी के आलात की अहमियत भी बहुत बढ़ गई है, जिससे तरक्की याफ्ता मुमालिक भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरे छोटे मुल्कों के लिए इनसे कोई चीज़ छुपा कर रखना महाल है। नाजरीन, जासूसी में ISI ने सारी दुनिया की एजेंसियों में अपना लोहा मनवाया है और दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में शामिल है। खासकर जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो इस वक्त ISI खुलकर सामने आई और फिर सारी दुनिया में इसकी दाग बैठ गई। ISI के एक ऑफिसर ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि जिसकी दाद न देना यकीनन ज्यादती होगी। इस ऑफिसर ने भारत और इसराइल के मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले के मंसूबे का बर वक्त पता चलाकर दुनिया को शायद एटमी जंग से बचा लिया, वरना अगर हमला हो जाता तो पाकिस्तान को भी जवाबन हमला करना पड़ता। फिर क्या होता, इसका अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर पाकिस्तान ISI का ये जरी मुजाहिद इस मंसूबे का बर वक्त पता ना चला लेता तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ वही कुछ होता जो इराक के साथ हो चुका था। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ यूँ था कि इसराइल के 8 F-16 तैयारों ने 600 मील की प्रवास के बाद कामयाबी से इराक के ज़ेर तमीर रिएक्टर पर हमला किया और इसे तबाह करने के बाद सही सलामत वापस चले गए। इस कामयाबी के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया और इसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करने का मंसूबा बनाया। दी एशियन एज की 2 जर्नलिस्ट की लिखी हुई एक मशहूर किताब डिसेप्शन पाकिस्तान, द US एंड ग्लोबल वेपन कॉन्स्पिरेसी में इस सारे वाक़े की काफ़ी तफसीलात मौजूद हैं। ये 80 की दहाई का दरमियानी अरसा था। इंडियन गुजरात के जमानगढ़ एयरफील्ड पर इसराइली जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान के कोहाटा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज जो सुबह सवेरे बहरा हिंद के ऊपर से गुजरकर इस्लामाबाद जाता था को गिराने का इरादा कर लिया। इनका मंसूबा ये था कि वो एक टाइट ग्रुप की शक्ल में प्रवास करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे ताकि पाकिस्तानी रडार को धोखा दिया जा सके। रडार ऑपरेटर ये समझे कि शायद ये कोई एक ही बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज है। फिर वो कोहाटा पर हमला करेंगे और वहाँ से सीधे जम्मू कश्मीर जाकर रीफ्यूलिंग करेंगे। इस सिलसिले में ISI के एक ऑफिसर का कारनामा हमेशा से याद रखा जाएगा। मेजर रिटायर्ड आमर ने इन बातों का इंकशाफ सलीम साफी के प्रोग्राम जरगा में किया है। मेजर आमर इस वक्त ISI के इस्लामाबाद में स्टेशन चीफ थे। इसराइल इस हमला के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स के एक सजा याफ्ता पायलट को इस्तेमाल कर रहे थे। इस पायलट को इसराइल ने इंग्लैंड के एक डांसिंग क्लब से उठाया था और इसको इसराइल ले गए थे, जहां इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई और फिर इसे पाकिस्तान भेज दिया गया। कोहाटा पर हमला के लिए भी इसराइल और इस भगोड़े पायलट को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मेजर आमर इस सूरत हाल से आगाह हो चुका था। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमर ने सारा वाकया सुनाते हुए कहा कि इन दिनों में एक किताब पढ़ रहा था जो मोसाद के एक साबका चीफ ने लिखी थी। इस किताब में जिक्र आया कि चाड में जब हमने ऑपरेशन किया तो चूंकि वहाँ हमारा सफारत खाना नहीं था तो हमने अर्जेंटाइन के सफारत खाने को इस्तेमाल किया। मेजर रिटायर्ड आमर ने कहा कि इससे मेरे जहन में ये बात आई कि इनका तो पाकिस्तान में भी कोई सफारत खाना नहीं है, कहीं वो यहाँ पर तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। मैंने जब अर्जेंटाइन के सफारत खाने से जो इस्लामाबाद में था मालूम किया तो वहाँ 2 डिप्लोमेट थे, एक सफ़ीर था और दूसरा फर्स्ट सेक्रेटरी था। फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम लूस्टन था। मैंने इसकी खुफिया तौर पर निगरानी शुरू करा दी। एक दिन लूस्टन अडियाला जेल गया, वहाँ से मैंने मालूमात ली तो पता चला कि वो यहाँ पर एक एयर फोर्स के पायलट से मिला था जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था। जब वो पायलट जेल से रहा होकर बाहर आया तो मेजर रिटायर्ड आमर का कहना था कि मैंने इसे अपना नाम सईद खान बताया और इससे मुलाकात में इसे कहा कि मैं एक पख्तून कौम परस्त हूँ। इन दोनों नाराज़ पख्तूनों की एक तहरीक चल रही थी। मेजर रिटायर ने कहा कि मैं इसके साथ 2 साल तक अटैच रहा, जिससे मुझे इसराइल के इस मंसूबे का पता चल गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इस सारी सूरत का जायजा ले रही थी। हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इतला दी गई।
जनरल ज़िया ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फौरी फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि ये नाकाम बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल सके, और फौरन ही एक भरपूर जवाबी हमले का प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते तश्कील दिए गए। पहले दस्ते का ये काम था कि वो इसराइल जहाज़ों के हमले को नाकाम बनाए और इनको मार गिराए। दूसरे दस्ते को इंडिया के भाभा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क मिला, जबकि तीसरे दस्ते को नजीब डेजर्ट में मौजूद इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। लेकिन इसराइल पर हमले में मसला ये था कि पाकिस्तानी जहाज वहाँ रीफ्यूलिंग ना कर पाते और इनका गिरना लाजमी था। इसमें वापसी नामुमकिन थी। इसके लिए 4 जानबाजों की जरूरत थी। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाबाजों से पूछा गया तो इसके लिए 10 हवाबाज तैयार हो गए, जिस बिना पर इनके दरमियान 4 अफराद के चुनने के लिए कुरानंदाजी करना पड़ी। जनरल ज़िया और पाकिस्तानी एयरफोर्स आलम इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को इनकी एटमी कुव्वतों से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। अमरीकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाजों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया और फौरन इसराइल और इंडिया को आगाह किया और इन्होंने नहाए शर्मिंदगी से पसपाई इख्तियार की। तो जी नाज़रीन, ये था वो वाक़या जिससे ISI दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी बनी। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो के कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद लिखना ना भूलें। और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ जुड़े बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की नई वीडियो में खुश आमदीद। ISI ने एटमी हथियार बनाने वाले हसास आलात किस तरह भारत से पाकिस्तान मुंतकिल किए। तो जी नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानब, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, मई 1974 को जब भारत ने राजस्थान में मुस्कुराता बुद्धा नामी एटमी धमाके किए तो जवाब में पाकिस्तान ने भी एटमी हथियारों के फैलाव पर पाबंदी वाले माहिदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती के लिए अब एटम बम बनाना लाजमी बन चुका था। पाकिस्तान के एटमी टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त जुलाई 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पाकिस्तान आमद के बाद हुई। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान ने जर्मनी, फ्रांस और कनाडा से जौहरी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अहम इक़दाम उठाए। हसास तरीन आलात खरीदना और इन्हें पाकिस्तान मुंतकिल करना एक अहम तरीन मसला था। पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए यूरोप, मशरक़ वस्ता, सिंगापुर और भारत में ISI के ख़ास तरबियत याफ्ता एजेंटों का एक जाल बिछा दिया, जो हसास आलात मुख्तलिफ मुल्कों से खरीदते और इन्हें पाकिस्तान मुंतकिल करते थे। दोस्तों, अमेरिका को जब इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तान एटम बम बनाने के रास्ते पर गामजन है, तो अमेरिका ने फ्रांस, कनाडा और जर्मनी पर पाबंदियाँ लगा दी कि वो पाकिस्तान को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फ़रोख्त ना करें जो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम में पेशरफ्त का बाइस बने। मगर जर्मन ने अमरीकी पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान को ट्रेशम टेक्नोलॉजी फराहम की, जो जदीद जौहरी बम में इस्तेमाल होती थी। इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान के साबका सफारतकार जमशेद मार्कर ने भी अपनी हालिया किताब में किया है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जर्मनी ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था। जमशेद मार्कर 80 की दहाई में जर्मनी में पाकिस्तानी सफ़ीर का काम सर अंजाम दे रहे थे। जमशेद मार्कर लिखते हैं कि पाकिस्तान को यूरेनियम अफजूदगी का म्यार परखने वाला आला स्पेक्ट्रोमीटर, ट्रेशम टेक्नोलॉजी समेत और बहुत से हसास आलात फरोख्त करने वाला मुल्क जर्मनी था। ISI के एजेंट ये तमाम आलात खरीदने के बाद इन्हें मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान मुंतकिल करते थे। ISI ने इस मकसद के लिए सिंगापुर में एक फर्म भी बना रखी थी। असल में ये एक उलझन बड़ी जंग थी। पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम दुनिया के सामने लाए बगैर पाया तकमील तक पहुँचाना था। एक छोटी सी भी गलती सारे एटमी प्रोग्राम को दबरदूस कर सकती थी। दोस्तों, इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तानी हुकाम के लिए सबसे बड़ा मसला एल्युमिनियम बर्थ के पाइपों को खरीद कर पाकिस्तान लाना था, क्योंकि अमेरिका ने एल्युमिनियम बर्थ की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी थी। जबकि दूसरा बड़ा मसला ये था कि एल्युमिनियम बर्थ के पाइप खरीदने के बाद सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तान लाए जाते थे। याद रहे, एल्युमिनियम बर्थ यूरेनियम को खालस करने में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, सिंगापुर के रास्ते एल्युमिनियम बर्थ के पाइप पाकिस्तान लाने के लिए जहाज़ों का भारत में फ्यूल डलवाने के लिए ठहरना लाजम था, जबकि पाकिस्तानी हुकाम इस बात का रिस्क नहीं ले सकते थे कि इनके हसास तरीन आलात भारत के हाथ चढ़ जाएं, जिसके बाद भारत सबूतों के साथ दुनिया में ववेला मचाना शुरू कर दे। यह इंतहाई संगीन तरीन मसला था, क्योंकि सिंगापुर के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। यह बज़ाहिर एक नामुमकिन तरीन मिशन था कि आपने अपनी सबसे खुफिया और हसास तरीन चीज़
अपने सबसे बड़े दुश्मन की नज़रों के सामने से लेकर जानी है। ज़रा सा शक भी सारे प्लान को दफन कर सकता था, मगर इस मुश्किल तरीन मिशन का बेड़ा भी ISI के मारखोरों ने उठा लिया। दोस्तों, ISI ने इस बात का यकीन दिलाया कि वो हसास हालात पर भारत की नज़र भी नहीं पड़ने देगी। इस मकसद के लिए ISI की स्पेशल कमांड को पहले भारत और सिंगापुर के एयरपोर्टों पर तैनात किया गया और फिर बिल्कुल कामयाबी के साथ न्यूक्लियर सामान से भरे हुए जहाज भारत के एयरपोर्ट पर उतरे। कई घंटों स्टे करने के बाद तेल डलवाया और पाकिस्तान आए। दोस्तों, भारत जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, इस सारे मामले में बेखबर रहा कि पाकिस्तान इसकी ज़मीन को न्यूक्लियर सामान मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये दुनिया की नज़र में नामुमकिन तरीन मिशन था जिसे ISI ने मुमकिन कर दिखाया। यूं ही नहीं कहते कि ISI पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर है जो पाकिस्तान की सलामती की खातिर हर हद अबूर कर जाती है। तो जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ जुड़े बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो पहली बार किसी जिंदा ISI एजेंट की कहानी जिसने अपने अकलौते बेटे की परवाह किए बगैर अपना मिशन जारी रखा। बेटे की कुर्बानी एक खुफिया मुजाहिद की नाकाबिले यकीन दास्तान। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जुड़े बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मोहतरम नाज़रीन, ये कहानी शहीद कैप्टन कदीर के उस्ताद मोहतरम मेजर अली की है। मेजर अली, जिनका असल नाम कुछ और है, जो इस वक्त भी वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर एक खुफिया मिशन पर मौजूद हैं। मिशन की हसासियत की वजह से मेजर साहब का असल नाम तब्दील कर दिया है। कैप्टन कदीर की तरह मेजर अली का ताल्लुक भी एक बहुत अमीर घराने से है। नाज़रीन, मेजर अली का ताल्लुक पंजाब के एक सियासी घराने से था। मेजर अली के वालिद साहब कई बार MPA MNA रहे हैं। मेजर अली अपने बाप की वाहिद औलाद है। मेजर अली के वालिद चंद साल पहले वफात पा चुके हैं। मेजर अली के वालिद मेजर साहब को सियासत में आने का कहते हैं और कहते हैं MPA वगैरह बनकर सियासत करो, आराम से खाओ पियो और मुल्क की खिदमत करो। मोहतरम नाज़रीन, मेजर अली जो सियासत से नफरत करते हैं यकसर इनकार कर देते हैं और अपने वालिद को कहते हैं मुल्क की खिदमत करूँगा मगर फ़ौजी बनकर, अपने वतन अजीज़ की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दूँगा। इरादों का पक्का ये नौजवान फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो जाता है और अपनी काबिलियत और जज्बे की बिना पर खुफिया एजेंसी में सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ही अली फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है तो इसकी शादी कर दी जाती है। मेजर अली तरक्की करते करते मेजर के ओहदे तक पहुंच जाते हैं। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद बहुत मनतो मुरादों के बाद मेजर अली के घर अल्लाह पाक चांद सा बेटा अता फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, मेजर अली खुशी से फूले नहीं समाता और इस दिन इसकी यूनिट में जश्न का समा होता है। वक्त गुजरते पता नहीं चलता और 5 साल का अरसा बीत जाता है। मेजर अली का बेटा 5 साल का हो जाता है। जब बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो मेजर अली कैप्टन कदीर और अपनी बाकी मारखोरों की टीम के साथ वतन अजीज़ के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ खुफिया रूपों में बिखर जाते हैं। कैप्टन कदीर अपने लिए कूड़ा इकट्ठा करने वाले का रूप चुनता है। मेजर अली एक अलग और इंतहाई हसास रूह में दुश्मनों की सफ़ों में शामिल हो जाते हैं। मेजर अली अहम मालूमात पहुँचा रहे थे। मेजर अली की इन मालूमात की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़े बड़े हमलों का नाकाम बना रही थी। बलूचिस्तान का अमल बहाल हो रहा था। याद रहे दोस्तों, जब कोई मारखोर किसी खुफिया मिशन पर हो तो इसका अपनी फैमिली अहले खाना से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होता। इस मिशन के दौरान मेजर अली का बेटा शदीद बीमार हो जाता है और इसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। मेजर अली की बीवी रोजाना अपने शोहर को इतला देने के लिए कॉल मिलाती है मगर आगे से नंबर बंद मिलता है। बेटा बाबा बाबा पुकारता रहता है। जब माँ अपने बच्चे की हालत बर्दाश्त नहीं कर पाती तो GHQ रावलपिंडी राब्ता करती है और इनसे फरियाद करती है मेजर अली तक ये इतला पहुँचाई जाए और खुदारा इसे घर छुट्टी पर भेजा जाए। हमारा एक बेटा है जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। फौजी हेडक्वार्टर में मौजूद फौजी अफसरान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। फौरी तौर पर कैप्टन कदीर के जरिए मेजर अली तक इतला पहुँचाई जाती है और कहा जाता है कि मेजर अली अपना मिशन अधूरा छोड़कर अस्पताल पहुंचकर बेटे की जान बचाइए। दूसरी तरफ अस्पताल में मासूम बच्चा बीमारी से तड़प रहा होता है और वो बच्चा खाने पीने से इनकार कर देता है। इस मासूम के होंठों पर बस एक लफ्ज़ होता है, मामा मेरा बाबा ला दो। बेबस माँ मासूम बच्चे को गले लगाती रहती है, ज़ारो खुतार रोते हुए झूठे दिलासे देती है मगर बच्चा किसी दिलासे में नहीं आता। बस एक ही लफ्ज़, मामा बाबा ला दो। कैप्टन कदीर कूड़ा चुनने के बहाने दुश्मन के इस खुफिया ठिकाने तक पहुंच जाता है
जिधर मेजर अली मौजूद होता है। कैप्टन कदीर मैसेज देता है कि सर आप मिशन छोड़कर घर पहुंचे, आपके बच्चे की जिंदगी खतरे में है, वो अस्पताल मुंतकिल है। मेजर अली ये खबर सुनकर अंदर से तो तड़प जाता है, मगर अपने असाब को मजबूत करते हुए एक तारीखी जुमला अदा करता है और कहता है, कैप्टन कदीर हमने वतन अजीज़ की हिफाजत की कसम खाई है, मैं अपने एक बेटे की खातिर बाकी मुल्क के लाखों बेटों की ज़िंदगियाँ खतरे में नहीं डाल सकता, जाओ वापस, मैं मिशन अधूरा छोड़कर नहीं आऊँगा। मोहतरम नाज़रीन, ये जुमला सुनकर कैप्टन कदीर सकते में आ जाता है कि ये वही मेजर है जिसने औलाद के लिए पता नहीं कितने पीरों फकीरों के मज़ारों पर जाकर दुआ कराई और 10 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ, और वही बेटा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, मगर मेजर अली ने घर जाने से इनकार कर दिया, सिर्फ प्यारे पाकिस्तान की खातिर। ये इंसान नहीं फरिश्ता है। कैप्टन कदीर वापस आ जाता है, मगर ठीक 2 दिन बाद कैप्टन कदीर को इतला दी जाती है कि मेजर साहब को कहो इसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मासूम बच्चा अस्पताल में बाबा बाबा करता मर जाता है। मेजर साहब तक जब ये खबर पहुंचती है तो मेजर साहब की आंखों से आंसू के चंद कतरे गिरते हैं और मेजर साहब आसमान की तरफ मुंह उठाकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह गवाह रहना, तेरे कलमे के नाम पर बने इस मदीना सानी मुल्क के लिए हम कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। अल्लाह इस पाक वतन को ता क़यामत सलामत रखना, हमारी कुर्बानियों को कबूल करना। मैं अब सवाल करता हूँ इन लिबरल से, इन सियासतदानों से और फ़ौज पर तनकीद करने वालों से जो ये कहते हैं फ़ौजी तनख्वाह के लिए काम करते हैं। ओए बकवास करने वालों, क्या तुम दे सकते हो अपने वाहद औलाद की कुर्बानी? ओए नवाज शरीफ, तुम कर सकते हो ऐसा? मेजर अली की तरह हसन हुसैन की कुर्बानी दे सकते हो? मेरी फ़ौज पर तनकीद करने वालों, तुम इस तरह कुर्बानियाँ पेश करो, कर सकते हो ऐसा? तो फिर तुम्हें तनकीद का हक है, वरना अपनी बकवास बंद रखो। जो लोग ये कहते हैं कि हम फ़ौज पर नहीं, फ़ौज के जनरल्स पर तनकीद करते हैं, तो उनको बता दूं फ़ौज में डायरेक्ट जनरल भर्ती नहीं होते। यही कोई भी जनरल मेजर अली की तरह मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ देकर आधी से ज़्यादा ज़िंदगी फ़ौज को देकर तरक्की करके जनरल बनते हैं। सोशल मीडिया के नौजवानों, मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, खुदारा अपनी फ़ौज की कदर करो। ये फ़ौजी आपकी खातिर अपने बच्चों को घर बार को छोड़कर घर से बेघर होते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की अवाम अपने अपने घरों में अमन और सुकून से रहे। फ़ौज तुम्हारे लिए बेटे कुर्बान कर रही है, मगर क्या तुम इस फ़ौज का हौसला अफजाई के लिए, इन्हें अपनी मोहब्बत का भरपूर एहसास दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर चंद जुमले नहीं लिख सकते? उठो, लिखो कि हम पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। जिधर जिधर कोई फ़ौजी मिले इसे सल्यूट मारो, इनसे मोहब्बत का भरपूर इजहार करो। फ़ौज तुमसे कुछ नहीं मांगती सिवाय मोहब्बत के चंद जुमलों के। अपने अपने मोबाइल से वी लव यू पाक फ़ौज लिखो, कमेंट बॉक्स में पाक फ़ौज जिंदाबाद लिखना मत भूलो। आपका यही जुमला आपकी फ़ौज के हौसला बुलंद और दुश्मनों के हौसले पस्त करेगा। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो ISI के उस कारनामे पर है जो कि आज तक कभी किसी मीडिया ने ना ही दिखाया है और ना ही इसके बारे में बताया है। जब पाकिस्तान के एटमी राज चलाने के लिए ईरान ने अहम पाकिस्तानी शख्सियत को फांस लिया तो किस तरह CIA ने अपनी कार्रवाई की और राह को बेनकाब किया। ब्रिगेडियर सैयद अहमद अरशाद त्रिमजी, जिनका ताल्लुक ISI से था, वो अपने एक बयान में कहते हैं कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कई ममालिक के सफारत खाने मौजूद हैं। दुनिया के बहुत से सफारत खानों ने अपने अमले के बच्चों की इब्तदाई तालीम व तरबियत की गरज से एम्बेसी स्कूल खोल रखे हैं। खास तौर पर इन ममालिक ने जिनके अमले की तादाद ज़्यादा है और तालिब इल्म भी काफ़ी तादाद में है। ये सिलसिला दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में मौजूद है और बाज़ाहिर किसी हवाले से भी सफारती अदाब और कवायद के खिलाफ नहीं। मगर ये भी हकीकत है कि इन स्कूलों में महज दर्स व तदरीस का काम ही नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों के आड़ में जासूसी के काम में भी मकबूल किया जाता है। खुफिया एजेंट इसी तरह के दूसरे इदारों मसलन एयरलाइंस के दफातर, होटलों, लैंग्वेज सेंटर्स और मराकज़े इत्तलात में भी तैनात किए जाते हैं। ब्रिगेडियर सैयद अहमद अरशाद बताते हैं कि मेरी टीम मामूल की चेकिंग पर थे कि हमें भारतीय एम्बेसी स्कूल की एक खातून टीचर वीना मलक की सरगर्मियां मशकूक लगी और हमने इस पर नज़र रखना शुरू कर दी। चंद दिन बाद हमें मालूम हो गया कि मिस वीना का किसी भी किस्म का तल्लक दरसो तदरीस से नहीं, बल्कि वो उस्ताद के रूप में एक जासूस है। शाम को बिल से निकालने के लिए हमने मंसूबा तैयार किया और एक हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपने बेटे को भारतीय एम्बेसी के स्कूल में दाखिल करवाने पर रजामंद करके तमाम प्लान समझा दिया। हिंदू पाकिस्तानी खातून ने बेटे की तालीमी सरगर्मियों पर परेशानी और दूसरे तीसरे रोज स्कूल में आना जाना शुरू कर दिया और जल्द ही मिस वीना के करीब हो गई। और फिर एक वक्त आया कि दोनों करीबी सहेलियों की सूरत मार्केटों में, शॉपिंग पार्कों में चहलकदमी
और सिनेमा में फिल्म देखने जाने लग गई। मिस सवीना इस हिंदू पाकिस्तानी खतून को अपना अलाकार बनाने का सोच रही थी, जबकि इसको नहीं पता था कि सियाद खुद जाल में फंस चुका है। हिंदू पाकिस्तानी खतून और हमारी नजरों ने जल्द ही मिस सवीना की हकीकत हम पर अश्कार कर दी और इसकी कड़ी निगरानी का काम शुरू कर दिया गया। एक रोज भारतीय एम्बेसी की जानब से इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में कमरा बुक करवाया गया। यूं तो एक मामूल की बात थी, मगर सफारत खाने के मेहमानों की शिनाख्त और इनके बारे में जानना हमारे फराइज में शामिल था। होटल से हमारे आदमी ने इतला दी कि मिस सवीना भारतीय डिफेंस अताशी की गाड़ी में सफारत खाने के अमले के एक रुकन मिस्टर खन्ना के साथ, जो राह की टीम का मेंबर भी था, होटल पहुंची है और खन्ना वीना को होटल के कमरे में छोड़कर लॉबी में बैठा शायद किसी मेहमान का इंतजार है। हमने एयरपोर्ट से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि इस वक्त कोई जहाज नहीं आ रहा और ना ही भारतीय सफारत खाने की कोई कार एयरपोर्ट गई है। इससे जाहिर हुआ कि मेहमान कोई यहीं का है। हमारी टीम ने जरूरी साजो सामान के साथ अपनी पोजीशन संभाल ली। चंद लम्हों के बाद परवेज नामी एक पाकिस्तानी नौजवान, जिसके चेहरे से खौफ टपक रहा था, होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। मिस्टर खन्ना ने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया और कहा, आइए परवेज साहब, हम तो आपके देर से मुंतजर हैं, और इसे इस कमरे में ले गया जहां मिस सवीना मौजूद थी। हमारे साथी मुख्तलिफ रूम में होटल में मौजूद थे। कुछ देर बाद कमरे से रूम सर्विस को इंटरकॉम पर चाय और सैंडविच का ऑर्डर दिया गया। हमारा तरबियत याफ्ता वेटर फौरी तौर पर चाय की ट्रॉली लेकर रवाना हो गया, जिसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर नस्ब था। वापसी पर वेटर ने बताया कि वीना अपने मेहमान पर अपना सब कुछ नशावर करने के लिए बेचैन है, मगर इसका मेहमान सहमा हुआ और शर्मीला सा है, जबकि मिस्टर खन्ना दलालों का रवायती किरदार अदा कर रहा है और इसकी कोशिश है कि मिस सवीना अपने मेहमान के तमाम हवास पर कब्जा कर ले। बहरहाल हम ट्राली में लगे ट्रांसमीटर की मदद से इन लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे और इसे रिकॉर्ड भी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद खन्ना कमरे से बाहर आ गया और अपनी कार में बैठकर वापस एम्बेसी चला गया। परवेज तकरीबन आध घंटा कमरे में रहा और वीना को अपना एड्रेस लिखवाकर और वसल का एक और वादा लेकर नीचे आ गया, मगर इसकी हरकत व सकनात से साफ जाहिर हो रहा था कि इसकी घबराहट जूं की तूं है। होटल से निकलते ही हमने इसका पीछा किया और इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने रेस्ट हाउस ले गए। तफ्तीश शुरू हुई तो वो अपनी शनाख्त करवाने से हिचकिचा रहा था। नतीजतन हमने वीना के साथ इसकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग इसे सुनाई तो इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इसने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और माफी मांगने लगा। इसने बताया कि मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर हूँ और खन्ना के साथ मेरी मुलाकात लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस में हुई थी। हम बहुत जल्द दोस्त बन गए और खन्ना ने मुझे एक खूबसूरत हिंदू लड़की से मिलवाने की पेशकश की, जिसे मैं ठुकरा न सका। हमारे लिए इसमें हैरत की कोई बात न थी कि भारतीय खुफिया इदारों ने अपनी तालीमात के मुताबिक रंडियों से जासूसी का काम लेने को भी अपने कल्चर का हिस्सा बना रखा था। मिस सवीना अभी होटल के कमरे में मौजूद थी। या तो वो खन्ना का इंतजार करती या फिर एम्बेसी फोन करती कि होटल में मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है और मुझे आकर यहाँ से ले जाया जाए। अब हमारे पास होटल का महाज ही था और वक्त बहुत कम। वीना तक रसाई हासिल करना खतरे से खाली न था। वो हमारे किसी भी एहलकार की कमरे में मौजूदगी की सूरत में अलार्म बजा सकती और हमारे लिए एक पेचीदा सफारती तनाज़ा पैदा हो सकता था। दूसरी जानब एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिससे फायदा ना उठाना हमारी खुफिया रवायात के खिलाफ था। किसी भी रिस्क की सूरत में कामयाबी की तवक्को 50-50 थी। ताहम मिस सवीना की शख्सियत और किरदार को सामने रखकर हमें इस बात का यकीन था, अगर इस सूरत हाल में महारत और चाबक दस्ती से काम लिया जाए तो इस भारतीय जासूसा को शीशे में उतारना मुश्किल न होगा। हमारे लिए ये $1 मिलियन चांस था जिसे आजमाया जा सकता था। हमने लम्हों में हतमी फैसला किया। कुछ ही देर बाद मंसूबे के मुताबिक केस ऑफिसर होटल के सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के रूम में कमरे में दाखिल हुआ, अपना तारुफ करवाया और होटल की सर्विस के बारे में मामूल की गुफ्तगू करने लगा। वीना को जरा बराबर शक न गुजरा। इसके लिए सब मामूल की बात थी। वो इंतहाई मुतमन और खुशगवार मूड में थी। हमारे ऑफिसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय साड़ियों फिल्मों के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। वीना ने इस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और हमारे ऑफिसर को बैठने के लिए कहा। 200 वेटर ट्रॉली लेकर चला गया और गुफ्तगू का मौजूद जाती मालूमात तक आ गया। हमारा वार कारगर साबित हुआ। वीना जल्दी हमारे केस ऑफिसर को तुम कहने की हद तक आ गई। वो बातों में इस कदर महव हो गई कि इसे सफारत खाने फोन करना भी याद न रहा। इधर खन्ना और इसके अफसरान बाला यकीनी तौर पर इस बात पर जामे मसरत पी रहे होंगे कि बिला आखिर इन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑफिसर का लहजा तब्दील हो गया और उसकी गुफ्तगू मानी खेज होती गई।
جب بینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس افیسر کو بینا کی اس کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد پوری طرح آگاہی ہے تو بینا کی صورت ایک ایسے مجبور، بے کس اور بھوکے بچے کی سی ہوگی جیسے بیکری سے ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بار آئیں اور اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بینا نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کر دی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے میری پرورش اپنی انتہائی غربت اور قسم پرسی کے باوجود بڑے ناز و نام سے کی ہے۔ میں نے 2 ہی سال پہلے گریجویشن کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی، مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی۔ پھر ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا، یہ ایک اعلیٰ سرکاری افیسر ہیں اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے۔ انہوں نے میرا سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں، پاکستان میں بھارتی ایمبیسی اسکول میں ہوگی۔ میں تیار ہوگی۔ مجھے راہ کے ایک ٹریننگ اسکول میں بھیج دیا گیا جہاں اسلحہ چلانے کے علاوہ اخلاق باختہ فلموں کے ذریعے مردوں کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے۔ ہمارے انسٹرکٹر ہماری عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ ہر روز رات کو شروع کر دیا جاتا، جس پر میں نے اعتراض بھی کیا، مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا اہم حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک و قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ بعد ازاں انہوں نے مجھے یہاں پاکستان بھیج دیا اور تب سے اب تک سب آپ کے سامنے ہے۔ تو جی ناظرین، آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جڑے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہے 55 سالہ سی کرسچین فیئر، ایک امریکی مصنفہ اور پروفیسر جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن میں پروفیسر ہیں اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں اور پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف لکھنے کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ اب تک جنوبی ایشیا کی تاریخ، پاک، بھارت، امریکہ، ایران اور افغان مجاہدین پر کئی کتابیں لکھ چکی ہیں۔ دوستو، اب تک بیشتر کتابیں پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف لکھ چکی ہیں۔ مصنفہ آج بھی پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں پیش ہیں اور پاکستان کے خلاف ہر پروپیگنڈے میں پیش رہتی ہے۔ حسین حقانی سے لے کر بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ ملتی رہتی ہے۔ پی ٹی ایم سے لے کر ہر پاکستان کے مخالف شخص کی حمایت کرتی رہتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ہم جن کے خلاف 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں ان کی سرکردہ شخصیت ہے۔ 2014 میں اس نے پاک فوج کے خلاف ایک کتاب لکھی جو مغرب میں کافی مشہور ہوئی، جس کا نام تھا فائٹنگ ٹو دی اینڈ، دی پاکستان آرمیز وے آف وار۔ ساری کتاب پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا پر مشتمل تھی، جس کے آخری صفحوں میں مصنفہ نے جو بات کی وہ بالکل 100% سچی لکھی۔ محترم ناظرین، کرسچین فیئر لکھتی ہے، ہندوستان، امریکہ، انڈیا، اسرائیل پاکستان کو توڑنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، مگر میں یہ کہوں گی کہ اگر پاکستان کو گرانا ہے تو پاک فوج کو گرانا ہوگا، اور کسی کو اچھا لگے یا برا یہ کبھی نہیں ہونے والا۔ اس کے اگلے صفحے پہ لکھتی ہے کہ ایسا اس لیے نہیں ہونے والا کہ وہاں کی عوام افواج پاکستان سے محبت کے بارے جنونی ہے۔ وہ لوگ اپنی ذات کے بارے 100 لفظ برداشت کر لیں گے مگر اپنی فوج کے بارے ایک لفظ نہیں برداشت کریں گے۔ ایسی جنونیت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد خوشی ہوئی کہ قوم کی فوج سے محبت دشمنوں کو کتنا تکلیف دیتی ہے، کیونکہ ISI اور پاک فوج دشمن کے ہر ناپاک منصوبہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اس لیے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ اسے کمزور کیا جا سکے، مگر الحمدللہ ہمارے نوجوان یہ سازش ناکام بنا رہے ہیں اور دشمن کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو 5th جنریشن وار لڑنے والے ہر نوجوان کو بتائی جاتی ہے۔ یہ ہے 5th جنریشن وار کا خلاصہ، یعنی اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پہلے فوج کو کمزور کرو، اس کے خلاف اپنے اعلی کار استعمال کرو، مگر یہ جنگ پاکستان جیت رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ جی ہاں، گمنام جگہوں پر بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑے دنیا کی ٹاپ ایجنسیوں کی انویسٹمنٹ کو برباد کرنے والے مجاہدوں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ، فیس بک گروپس اور ٹویٹر گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ افواج پاکستان اور ISI سے محبت کرنے والے کومنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد اور ISI زندہ باد ضرور لکھیں۔ محترم ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ایسی معلوماتی تجزیاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جڑے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بار وقت ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔